हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स पे या फाइटो हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टडी कर रहे थे, जो कि हमारे 10th बायोलॉजी सिलेबस का सेकेंड चैप्टर है, उसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें कि हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्लांट मूवमेंट के बारे में। हमें ये पता है कि स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो करता ही करता है स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड। तो हम लोग अब देख रहे थे कि एक प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, और उसमें हमने पिछले क्लास में बात की थी, पिछले लेक्चर में बात की थी हमने कि ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, बहुत सारी बातें हमने की थी। आई होप आपने वो लेक्चर कंप्लीटली देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। इतनी बातें तो आपको पता है बच्चों कि प्लांट के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट के अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, यानी जो कुछ होता है वो हार्मोन्स की ही मदद से होता है। हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम भी होता है और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है, यानी हमारे अंदर हार्मोन्स भी हैं और एक नर्वस सिस्टम भी है। लेकिन प्लांट के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, उसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोन्स से परफॉर्म होता है, यानी केमिकल्स से परफॉर्म होता है। सवाल उठता है कि हार्मोन्स होते क्या है, प्लांट हार्मोन्स हम किसे कहेंगे? तो उस पर बात करते हैं डिफिनीशन के साथ, और पूरा हम लोग आज समझेंगे कि क्या होता है प्लांट हार्मोन्स, कैसे वो इफेक्ट करते हैं प्लांट को, कौन कौन से मेन हार्मोन हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है, और कैसे वो प्लांट मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सारी बातें आज के लेक्चर में होंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। नोट्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड करके उसे लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो प्लांट हार्मोन्स का सबसे पहले डिफिनीशन देखिए। प्लांट हार्मोन्स स्पेशलाइज्ड केमिकल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स होते हैं, खास तरह के केमिकल्स होते हैं जो प्लांट की बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, बहुत ही लिटिल अमाउंट में। प्लांट हार्मोन्स आर स्पेशलाइज्ड केमिकल्स which are synthesized inside the plant body in trace amount, in little amount, and they control different activities inside the plant body. प्लांट बॉडी के अंदर जो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें वो कंट्रोल करते हैं। एंड यू नो कंट्रोल, कंट्रोल मतलब किसी भी चीज को शुरू करना, बंद करना, स्लो करना, फास्ट करना, ये सब मिलकर के कंट्रोल बनता है। तो हार्मोन्स प्लांट बॉडी के अंदर होने वाले सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और मदद करता है स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करने में। यानी प्लांट जो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करता है उसमें भी उसकी मदद कौन करता है? प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स आर स्पेशलाइज्ड केमिकल्स which control different activities inside the plant body and help in responding for various stimulus. अलग अलग स्टिमुलस जो उसे मिलेंगे, जो स्टिमुलस मिलेंगे उसके लिए रिस्पॉन्ड करने में भी मदद करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डिफिनीशन। देखिए अब प्लांट बॉडी के अंदर होता क्या क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। देखिए प्लांट की बॉडी के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू एनिमल्स। प्लांट के अंदर बहुत कम चीजें होती हैं, फिर भी ऐसी नहीं कि चीजें होती नहीं है, बहुत सारी चीजें प्लांट की बॉडी के अंदर भी होती है, जैसे कि फूल का खिलना, फूल का बंद होना, फ्लावर का ओपन होना, क्लोज होना, ग्रोथ होता है प्लांट के अंदर, पत्ते झड़ते हैं, एब्सेशन ऑफ लीव्स, फल पकते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सीड फॉर्मेशन होता है, अनेक चीजें प्लांट के अंदर में भी होती है। जो भी एक्टिविटीज प्लांट के अंदर हो रही हैं उन सभी को कंट्रोल करेगा कौन? प्लांट हार्मोन्स, और हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए प्लांट के अंदर है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हमें मेनली ग्रोथ पे बात करनी। मेनली आपके सिलेबस में मेनली ग्रोथ पे बात की गई है कि प्लांट हार्मोन्स ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करते हैं। वैसे बाकी चीजें भी होंगी, उस पर भी थोड़ी थोड़ी बातें की जाएंगी, लेकिन ग्रोथ पे मेन बात होगी। ठीक है, इसीलिए प्लांट हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है।
ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला। यानी प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है वो रेगुलेट करते हैं कौन? प्लांट हार्मोन्स। एंड यू नो कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा था वो भी किससे हो रहा था? ग्रोथ से ही हो रहा था ना। मैंने बताया था ना कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके से पॉसिबल है, बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड बाय अफेक्टिंग द शेप ऑफ सेल। सेल के शेप को चेंज करके, जैसे टच मी नॉट प्लांट का के पत्तों का खुलना बंद होना किस पे क्या था? वो सेल के शेप को चेंज करता था बाय द लॉस ऑफ वाटर, याद होगा। एंड जो ट्रोपिज्म था वो सब किससे होता था? वो अनइक्वल ग्रोथ से होता था। तो ग्रोथ से ही मूवमेंट भी हो रहा है, और ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन है? प्लांट हार्मोन्स। समझ गए ना, दोनों चीजें मैच कर गई। ओके, अब देखिए प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है वो मेनली 3 स्टेप में होता है। आपको पता है प्लांट और एनिमल में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि एनिमल का ग्रोथ उसके लाइफ स्पेन के एक सर्टेन टाइम तक ही होता है। जैसे ह्यूमन का अगर आप हाइट की बात करें तो कितने साल तक बढ़ता है? 18 साल 20 साल तक हाइट बढ़ता है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन प्लांट के अंदर में ग्रोथ क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। प्लांट लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं ना। तो प्लांट के अंदर में जो ग्रोथ है वो मेनली 3 स्टेजेस हैं। और आप प्लांट टिश्यू पढ़े हैं तो आपको यह भी पता है कि प्लांट के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड होते हैं। कुछ ही सेल्स ऐसे होते हैं जो लिविंग होते हैं, और उसमें से उस लिविंग में से भी कुछ ही सेल्स ऐसे होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। पता है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। याद होगा आपको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे सेल्स का ग्रुप होता है जिसमें डिवाइडिंग एबिलिटी होती है, या जो डिवाइड करते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उनसे बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट के अंदर ग्रोथ के 3 मेन स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज सेल डिवीजन, सेकेंड इज सेल इनलार्जमेंट, एंड थर्ड इज सेल डिफरेंशिएशन। यानी प्लांट के अंदर पहले सेल डिवाइड करता है, फिर सेल इनलार्ज होता है, और फिर फाइनली सेल क्या होता है? डिफरेंशिएट हो जाता है। आप जानते हैं सेल डिफरेंशिएशन, जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। जब सेल्स के बीच में काम का बंटवारा होता है उसी को हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। याद होगा आपको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 मेन स्टेप हैं। तो इन्हीं 3 को कौन कंट्रोल करेगा? प्लांट हार्मोन्स। यानी कुछ प्लांट हार्मोन्स ऐसे होंगे जो सेल डिवीजन को इफेक्ट करेंगे, कुछ प्लांट हार्मोन्स ऐसे होंगे जो सेल इनलार्जमेंट को इफेक्ट करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सेल डिफरेंशिएशन को इफेक्ट करेंगे। और अगर इन तीनों में से किसी भी एक को इफेक्ट कर दिया तो ग्रोथ इफेक्ट हो गया, क्योंकि ग्रोथ के यही तो 3 स्टेजेस हैं। तो प्लांट हार्मोन्स इन्हीं 3 को इफेक्ट करते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जैसे साइटोकाइनिन है, वो सेल डिवीजन को ज्यादा तेज कर देता है। कुछ ऐसे हैं जो सेल इनलार्जमेंट को तेज कर देता है, कुछ ऐसे हैं जो सेल डिफरेंशिएशन को तेज कर देता है, उसको स्लो कर सकता है। समझ गए ना प्लांट हार्मोन्स कैसे इफेक्ट करता है? बाय अफेक्टिंग दीज 3 स्टेजेस। ओके, ठीक है। अब देखिए प्लांट हार्मोन्स है तो बहुत सारे, लेकिन मेनली आपके लेवल पर आपको 5 प्लांट हार्मोन्स के बारे में स्टडी करना है। 5 प्लांट हार्मोन्स के बारे में, और उन 5 प्लांट हार्मोन्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, यानी कुछ ऐसे हार्मोन हैं, कुछ ऐसे प्लांट हार्मोन हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। और ऐसे हार्मोन्स में है 3, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। These 3 hormones are plant growth promoters, यानी ये ग्रोथ को तेज करते हैं, ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। एंड दूसरे टाइप है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी कि वैसे प्लांट हार्मोन्स जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, उन्हें कहा जाता है इनहिबिटर्स। और इसमें 2 हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में हम ABA कहते हैं। क्या कहते हैं? ABA कहते हैं। एब्सिसिक एसिड्स एंड इथाइलिन, दीज 2 आर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी ये ग्रोथ को रोकेंगे। समझ गए? अब हमें 5 को डिटेल्स में पढ़ना है, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जो मैं बात करना चाहता हूं। एक टर्म होती है डोरमेंसी।
डॉर्मेंसी। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है डॉर्मेंसी। देखिए, प्लांट के अंदर डॉर्मेंसी एक ऐसा इनएक्टिव कंडीशन है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब लगभग रुक जाती। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर ऑलमोस्ट स्टॉप्स। जैसे आप ऐसे समझिए कि धान आप जानते हैं, पैडी। आप खेत से धान काट के ले आए, उसमें से आपने धान निकाल लिया और आपने उसे क्या कर दिया, आपने उसे स्टोर कर दिया ड्राम के अंदर। तो धान अब ड्राम के अंदर है तो वो एक इनएक्टिव कंडीशन में है ना, वो सीड के फॉर्म में है। उसके अंदर में एक प्लांट है, हर एक सीड के अंदर एक प्लांट होता है ना। तो लेकिन वो प्लांट क्या अभी बाहर आएगा? नहीं आएगा। क्या वो सीड अभी जो रखा हुआ है स्टोर रूम में, क्या अभी उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होंगी? तो नियरली नहीं हो रही होंगी। हाँ, थोड़ी बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है, लेकिन नियरली उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही होती। और ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं डॉर्मेंसी का कंडीशन। क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी का कंडीशन। जैसे आप देखते होंगे, आलू खरीद के लाते हैं आप घर में, तो आलू का जब सीजन आएगा, आलू का महीना आता है, उस आलू में से अपने आप बर्ड्स निकलने लगते हैं, उजले उजले कलर के पेड़ जैसे। या प्याज में भी आप देखेंगे उसमें से लीफ निकलने लगता है, आपके घर में किचन में रखा रहता है, उसमें से लीफ निकलने लगता है। रीजन क्या है? इतना दिन नहीं निकला, एकाएक निकलने लगा। इतना दिन क्यों नहीं निकला? और सीजन जो ही उसका आया तो उसमें से बर्ड्स निकलने लगे। ये क्या रीजन हुआ? तो हम कहेंगे इतने दिन नहीं निकला क्योंकि इसका ये डॉर्मेंसी में था, यानी इनएक्टिव कंडीशन में था, उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। लेकिन अब बर्ड्स निकल गया, मतलब कि उसके अंदर में डॉर्मेंसी टूट गया। इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, यानी कि डॉर्मेंसी खत्म हो गया और उसके अंदर में क्या हो गए? ग्रोथ शो होने लगे। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है डॉर्मेंसी और क्या है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी को देखिए, आपके नोट में लिखा गया है कि इट इज एन इनएक्टिव कंडीशन इन व्हिच मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑलमोस्ट स्टॉप इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी डॉर्मेंसी एक ऐसा इनएक्टिव कंडीशन है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लगभग रुक ही जाती हैं। किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और प्लांट के अंदर डॉर्मेंसी मेनली पाई जाती है सीड्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर। यू नो बर्ड्स, प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें बर्ड्स होते हैं, जैसे पोटैटो, ट्यूबर्स जिसमें होते हैं उसमें बर्ड्स होते हैं। समझ गए ना? बर्ड्स जो, हाँ, आप पता होगा, आपको क्लास 7th में भी बर्ड्स पढ़ाया जाता है, आगे भी बर्ड्स। आई होप पता होगा, नहीं पता तो आप डॉट्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो डॉर्मेंसी मेनली पाए जाते हैं सीड्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो प्लांट के लाइफ में 2 फेजेज आता है। एक आता है डॉर्मेंसी का फेज, एक आता है एक्टिव फेज। डॉर्मेंसी के फेज में क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नियरली क्या होती हैं? स्टॉप होती हैं। और जब एक्टिव फेज आता है तो एक्टिव फेज में क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है। यानी जब डॉर्मेंसी का फेज होगा तो न सेल डिवाइड हो रहा होगा, न सेल इनलार्जमेंट हो रहा होगा, न सेल डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। ये सारी चीजें रुकी हुई होंगी डॉर्मेंसी के स्टेट में। और जो ही एक्टिव फेज होगा ये तीनों स्टार्ट हो जाएगा। सेल डिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट हो जाएगा, सेल इनलार्जमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात शुरू करते हैं अलग अलग हार्मोन्स के बारे में। हाँ, एक बात और देखिए, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं प्लांट बॉडी के किसी स्पेशल पार्ट में। आप ये मत सोचिएगा कि जहां वो सिंथेसाइज होते हैं वहीं उसका यूज होता है। प्लांट हार्मोन्स जनरली सिंथेसाइज कहीं और होते हैं और उसका एक्शन कहीं और होता है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होता होगा, एंड यू नो कि हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता होगा? फ्लोएम से होता होगा। मैंने बताया था ना कि फ्लोएम केमिकल्स भी ट्रांसपोर्ट करता है फूड के साथ। याद होगा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में बात की थी हमने। ओके, तो फ्लोएम के साथ वो ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो प्लांट हार्मोन्स आर जनरली सिंथेसाइज्ड एट एनी अदर लोकेशन एंड इट्स एक्शन इज शोन एट एनी अदर लोकेशन। और वो कैसे वहां से वहां पहुंचेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ट्रांसलोकेशन। ओके, अब हम बारी बारी से सारे हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो देखिए, नोट में सारी बातें लिखी गई हैं अच्छे से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीन्स पर। किस पे बात करेंगे? ऑक्सीन्स पर बात करेंगे।
देखिए ऑक्जीन्स सबसे मेजर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, यानी ग्रोथ को शो करने में सबसे मेजर रोल कौन अदा करता है? ऑक्जीन्स रोल अदा करता है। ठीक है, ऑक्जीन जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। किसके द्वारा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं ऑक्जीन्स, और वहां से वो डिफ्यूजन के थ्रू नीचे आता है पूरे बॉडी में। एपिकल मेरिस्टेम यू नो टॉप पर एग्जिस्ट करता है। एपिकल मेरिस्टेम जो प्लांट के एपी से सबसे टॉप पे पाया जाता है, वहां से वो नीचे आता है। ओके, अच्छा, ऑक्जीन की एक खासियत होती है कि वो ग्रेविटी की ओर जाता है, यानी वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में डिफ्यूज करता है और लाइट से दूर भागता है। ध्यान सुनिएगा मैं जो बातें बोल रहा हूं। ऑक्जीन ग्रेविटी की ओर जाता है, लाइट से दूर भागता है। यानी अगर ये प्लांट है मान लीजिए, और ये इसका एपिकल, यहां पर एपिकल मेरिस्टेम है, तो यहां पर ऑक्जीन बन रहा होगा, तो ये ग्रेविटी की ओर जाएगा, यानी यहां से वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा और लाइट से दूर भागेगा। यानी अगर ऊपर में सन आ रहा है तो वो नीचे की ओर जाएगा। देखिए दोनों सपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन नीचे भागेगा। तो ऑक्सीजन की खासियत क्या? सबसे पहले वो सिंथेसाइज होता है मेरिस्टेमिक टिश्यू में। सेकेंड बात, वो लाइट से दूर भागता है, यानी कि वो शैडी रीजन की तरफ भागता है, जिधर लाइट नहीं पड़ रहा हो प्लांट के उस रीजन की तरफ भागता है, पहली बात। दूसरी बात, ग्रेविटी की ओर जाता है, यानी जिधर ग्रेविटी हो उसकी ओर वो जाता है, समझ गए। टच से दूर भागता है, यानी प्लांट को अगर किधरों से आप टच कर दीजिएगा तो वो टच वाले पोर्शन से दूसरे पोर्शन की तरफ भाग जाएगा, यानी टच से वो दूर भागता है। ऑक्सीजन टच से भी दूर भागता है, समझ गए। तीन बातें की। चौथी बात, ऑक्सीजन जो होता है वो उसका जो इफेक्ट होता है वो रूट और शूट में अलग अलग होता है। शूट के अंदर वो ग्रोथ प्रमोटिंग होता है, लेकिन रूट में वो ग्रोथ इनहिबिटर हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बात बोल रहा हूं। प्लांट के शूट के जिस पोर्शन में ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो पोर्शन ज्यादा बढ़ेगा, समझ गए। और प्लांट के रूट के जिस पोर्शन में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जिस रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, वो कम ग्रो करेगा। रूट में ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगा जिस रीजन में, वो कम ग्रो करेगा, और शूट के जिस रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्रो करेगा। इन चार बातों को आप पूरा एकदम गांठ मान लीजिए, याद होना चाहिए आपको। फर्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम द्वारा सिंथेसाइज होता है। सेकेंड, लाइट से दूर भागता है, ग्रेविटी की ओर भागता है, टच से दूर भागता है। सारी बातें नोट्स में लिखी गई है। एंड पांचवी बात हमने की कि रूट और शूट में इसका इफेक्ट अपोजिट है। रूट के जिस रीजन में इसका कंसंट्रेशन अधिक होगा वो रीजन कम ग्रो करेगा, और शूट के जिस रीजन में इसका कंसंट्रेशन अधिक होगा वो ज्यादा ग्रो करेगा। चार बातें क्लियर, पांच बातें क्लियर हो गई। अब ऑक्सीजन क्या क्या करता है हम उस पर बात करते हैं। देखिए नोट में लिखी गई है। फर्स्ट पॉइंट, these promote cell enlargement and cell differentiation in plants। यानी ये किसे प्रमोट करेगा? सेल इनलार्जमेंट को और सेल डिफरेंशिएशन को। मैंने पहले ही बात की थी कि क्या करेंगे प्लांट हार्मोन्स, इन्हीं तीन स्टेजेस को वो इफेक्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन सेल डिवीजन को कुछ नहीं करेगा, वो किसको इफेक्ट करेगा? सेल इनलार्जमेंट को और सेल डिफरेंशिएशन को, और इसे क्या करेगा? वो प्रमोट करेगा। अच्छा एक बात और, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या इथाइलिन, ये सारे के सारे हार्मोन्स की फैमिली है, कोई एक हार्मोन नहीं है, ये याद रखिएगा। आप ये मत समझिएगा कि ऑक्सीजन एक हार्मोन है या जिबरेलिन कोई एक हार्मोन है, उसके अंदर अनेक हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सीजन में भी अनेक ऑक्सीजन्स हैं, समझ गए ना बात। उतने डिटेल्स में हमें नहीं जाना है अभी, लेकिन ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये सारे के सारे क्या है? हार्मोन्स की फैमिली है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं। तो ऑक्सीजन जो होते हैं वो सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट,
प्रमोट स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ, यानी ये स्टेम के ग्रोथ को और फ्रूट के ग्रोथ को प्रमोट करेगा, स्टेम को बड़ा बनाएगा, फ्रूट को बड़ा बनाएगा। थर्ड, रेगुलेट इंपोर्टेंट प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स, यानी प्लांट के जो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं उन्हें ये रेगुलेट करेगा, लाइक ट्रॉपिक मूवमेंट। आपको पता है ना, नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट, दो तरह का मूवमेंट हमने देखा था प्लांट मूवमेंट में, जिसमें से ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता था, ग्रोथ मूवमेंट होता था, और नेस्टिक मूवमेंट जनरली क्या होता था, वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता था, उसको ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं था। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट था उसे रेगुलेट करने की जवाबदेही किसके ऊपर है, ऑक्सीन के ऊपर। और इस आज ही के लेक्चर में हम लास्ट में बात करेंगे कि कैसे वो कंट्रोल करता है, कैसे वो रेगुलेट करता है ग्रोथ मूवमेंट को या ट्रॉपिक मूवमेंट को, समझ गए। तो ट्रॉपिक मूवमेंट को रेगुलेट करता है ऑक्सीन, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, यानी ये पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन। अब आप देखो, थोड़ा सा समझो, वैसे हम रिप्रोडक्शन में इस पे बात करेंगे डिटेल्स में, लेकिन थोड़ा समझिए। देखिए होता क्या है, फ्रूट कैसे बनता है प्लांट के अंदर। देखिए पहले होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवम होता है या जो एग होता है प्लांट के ओवरी के अंदर, वो फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बन जाता है। और जो ओवरी है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्लांट के फ्लावर के अंदर जो ओवरी है वो बड़ा होकर के फ्रूट बन जाता है, समझ गए। तो फ्रूट कहां से आया, प्लांट के फ्लावर के ओवरी से ही बड़ा होकर के, ओवरी ही इनलार्ज होकर के फ्रूट बना। लेकिन ये फ्रूट कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, और जो ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो सीड आ गया। लेकिन अगर आप चाहें तो कई बार ऐसा होता है कि आप सीडलेस फ्रूट भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ लेकिन ओवरी इनलार्ज होकर फ्रूट बन गया। आप देखते होंगे, आप अंगूर खाए होंगे, क्या उसके अंदर बीज होता है, नहीं होता है, वो पार्थेनोकार्पी है। कई बार अंगूर के अंदर में बीज होता है, आप देखेंगे कई बार अंगूर के अंदर बीज होता है, यानी उसमें पार्थेनोकार्पी नहीं हुई। यानी जो ग्रेप्स उगाने वाले लोग होते हैं वो हार्मोन छिड़कते हैं और पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं, यानी कि सीडलेस फ्रूट पैदा करते हैं। और वो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीन। आया समझ में। पार्थेनोकार्पी नोट में डिफाइन किया गया, मैं समझा रहा हूं बस। तो पार्थेनोकार्पी हुआ सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन और इसे इंड्यूस करता है ऑक्सीन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दीज इंड्यूस एपिकल डोमिनेंस, यानी ये एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस करता है। अब क्या होता है ये एपिकल डोमिनेंस, ध्यान से देखिए। अगर आप प्लांट को देखोगे तो प्लांट में जनरली क्या होता है, प्लांट जनरली में एक मेन स्टेम होता है ना, इसके अंदर गहरा था, इसमें रूट निकला रहता है, ये मेन स्टेम है प्लांट का, और इसके अंदर में साइड स्टेम्स ऐसे होते हैं। हम लोग बस समझने के लिए बना रहे हैं तो ज्यादा ये नहीं, साइड स्टेम ऐसे होते हैं। तो ये जो मेन स्टेम है, ऑक्सीन क्या करेगा, इसके ग्रोथ को प्रमोट करेगा, यानी एपिकल, इसे कहा जाता है एपिकल स्टेम। इसको वो ज्यादा ग्रो करवाएगा इन सभी की, इसे कहा जाता है एपिकल स्टेम, इसे कहा जाता है लेटरल स्टेम। ये जो साइड्स में निकली उसे क्या कहा जाता है, लेटरल स्टेम। तो ऑक्सीन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, यानी कि मेन स्टेम को ज्यादा बड़ा करता है, ये इसको ज्यादा बड़ा करने में भरोसा है। ये ज्यादा बड़ा होगा ऑक्सीन की वजह से, और ये साइड वाला कम बड़ा होगा, समझ गए। एपिकल डोमिनेंस क्या है, समझ में आया कि मेन स्टेम जो है ज्यादा ग्रो करता है, उसी को कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस, डिफाइन किया गया है नोट में। ओके, एंड दीज आर कॉल्ड लेटरल स्टेम। यही रीजन है ना कि आप देखते होंगे कि गांव घर में जो साग उगाया जाता है उसका ऊपर वाला टिप तुड़वा दिया जाता है, उसे लोग तोड़ के खा जाते हैं। खेसारी का साग सुने होंगे, हम लोग के एरिया में बहुत होता है खेसारी का साग। उसमें क्या किया जाता है, टॉप काट दिया जाता है। धान भी देखे होंगे आप, जो बच्चे गांव घर में रहे होंगे, तो धान को क्या किया जाता है, छोपा जाता है, मतलब धान का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे काट के हटा लिया जाता है। अब देखे होंगे ये चीज, अगर पानी उनी लग गया धान में तो ऊपर वाला काट दिया जाता है,
क्योंकि जो ही पानी लगता है तो क्या होता है, ज्यादा बड़ा होने लगता है। तो उसके ग्रोथ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर से किसान काट देते हैं। उसे पता नहीं इसके पीछे की बायोलॉजी, लेकिन यही बायोलॉजी है। क्योंकि आपको पता है ऑक्सिन कहां बन रहा है, एपिकल मेरिस्टेम में। और अगर आपने टॉप को ही काट दिया तो एपिकल मेरिस्टेम गया, और एपिकल मेरिस्टेम गया तो ऑक्सिन ज्यादा बनेगा ही नहीं। ऑक्सिन ज्यादा नहीं बनेगा तो एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस नहीं होगा, तो लेटरल स्टेम ज्यादा बढ़ेंगे। आया समझ में? तो एपिकल डोमिनेंस होता है मेन स्टेम का ज्यादा बड़ा होना। तो इसे कौन प्रमोट करता है, ऐसे कौन इंड्यूस करता है, ऑक्सिन्स। आई होप आपको समझ में आया। तो ये सारे फंक्शंस थे किसके, ऑक्सिन के। सारी बात हमने कर ली। अब इसके बाद अगर आप देखो तो लाइट से दूर बातें, हाँ सारी बातें हमने ऑक्सिन के बारे में हमने सारी बातें कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है हमारा मेन जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट हार्मोन कौन है, जिब्रेलिन्स। ओके, तो जिब्रेलिन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या है कि दीज स्पेसिफिकली इंड्यूस इंटरनोडल ग्रोथ इन सम जेनेटिकली ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। यानी कि ये इंटरनोडल ग्रोथ को प्रमोट करता है, इंटरनोडल ग्रोथ। अब जरा ध्यान से देखिए, आप याद कीजिए इंटरनोड क्या होता था। देखिए ये मेन स्टेम है ना, इसी में मैं समझा देता हूं। यहां से जहां से ब्रांचेज निकली ना, वो नोड से, ये क्या है, नोड से। और इनके बीच वाला जो ये जगह है वो इंटरनोड है। बांस में बड़ा अच्छा से नोड दिखता है। बांस देखियो आप, बांस अगर देखो, ग्रास है ना, ग्रास में नोड बड़ा अच्छा दिखता है। तो बांस अगर देखोगे तो उसमें क्या होता है, गिट्ठा होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल रिंग्स जैसा। तो ये जितने भी रिंग्स जैसे हैं बांस में, देखा होगा आपने बांस में, ये जितने भी रिंग्स हैं वो नोड्स है, और उनके बीच में जो वो है वो इंटरनोड है। तो इस इंटरनोड के लेंथ को बड़ा कौन करेगा, जिब्रेलिन्स। समझ में आया? यानी स्टेम की ग्रोथ को ये भी प्रमोट करेगा। लेकिन अब देखिए ऑक्सिन क्या कर रहा था, ऑक्सिन मेरिस्टेम मतलब मेन स्टेम को बड़ा कर रहा था ऊपर से, उसको नोड बड़ा करने में कोई अथी नहीं था, वो एपिकल मेरिस्टेम को बड़ा कर रहा था। आपने पढ़ा ना, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरनोड मेरिस्टेम, याद होगा आपको। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड को बड़ा करता था, लेटरल मेरिस्टेम गर्थ को बढ़ाता है, और एपिकल मेरिस्टेम टॉप को बढ़ाता है। अगर नहीं पता तो आप 9th का लेक्चर बायोलॉजी का अवेलेबल है, उसमें आप देख लीजिएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सारी बातें उसमें अवेलेबल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेक्चर आज ही अपलोड हुआ है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर दिक्कत है उसमें तो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है। तो इंटरनोड के लेंथ को बढ़ाता है कौन, जिब्रेलिन्स। समझ में आया? इंटरनोड के लेंथ को बढ़ाता है। और ये किसे प्रमोट करता है, ये भी प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को। जिब्रेलिन्स भी किसे प्रमोट करता है, सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को। लेकिन अंतर यही है कि ये ऑक्सिन के प्रेजेंस में ये काम करता है। यानी जिब्रेलिन्स ऑल्सो प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन अकेले भी अपना काम कर लेगा, लेकिन जिब्रेलिन ये काम तभी कर पाएगा जब कौन रहेगा, ऑक्सिन प्रेजेंट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट दिया है कि दीज ये नेचुरल डोरमेंसी को ओवरकम करता है। जिब्रेलिन्स नेचुरल डोरमेंसी को ओवरकम करता है, यानी कि डोरमेंसी को तोड़ता है। यानी इनएक्टिव कंडीशन से, आपको मैंने बताया प्लांट के लाइफ के 2 फेजेज हैं, एक्टिव फेज एंड डोरमेंसी का फेज। तो जो जिब्रेलिन्स है वो डोरमेंसी के फेज को खत्म करेंगे और एक्टिव फेज को इंड्यूस करेंगे, यानी कि डोरमेंसी को खत्म करता है। यही रीजन है कि जिब्रेलिन को ABA का अपोजिट माना जाता है। ABA क्या करता है, वो डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, यानी डोरमेंसी को बढ़ावा देता है एब्सेसिक एसिड, और डोरमेंसी को तोड़ता कौन है, जिब्रेलिन्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्लांट हार्मोन एब्सेसिक एसिड का अपोजिट है, तो आप क्या कहेंगे, जिब्रेलिन्स। ओके, वैसे ये सब आएगी बातें आगे। ठीक है। आल्सो ग्रोथ इन स्टेम, लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स, यानी कि ये भी ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्टेम के ग्रोथ को, लीव्स के ग्रोथ को और दूसरे एरियल पार्ट्स को, यानी सूट के ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। ये सब एपिकल मेरिस्टेम को ज्यादा तेजी बढ़ाता है, यानी जो लेटरल साइड्स हैं इसे वो ज्यादा बड़ा करता है। यानी जो ये हैं, क्या कहते हैं, जो जिब्रेलिन है वो लेटरल मेरिस्टेम को ज्यादा बड़ा करवाएगा, यानी कि इन सभी के ग्रोथ को ज्यादा प्रमोट करेगा, यानी इसको ज्यादा प्रमोट करेगा। एपिकल, इसको कौन ज्यादा बड़ा कर रहा है, ऑक्सिन। जिब्रेलिन इन लेटरल स्टेम्स को, ये जो सब एपिकल स्टेम्स हैं उससे ज्यादा बड़ा करवाएगा इन सभी को। समझ गए?
अब एक बात मैं फन फैक्ट बताना चाहता हूँ, जो एप्पल उगाने वाले किसान होते हैं, एप्पल कश्मीर हिमाचल प्रदेश में एप्पल उगता है, हमारे देश में, तो एप्पल की ये खासियत होती है कि जो स्टेम छोटा होता है ना, उसमें ज्यादा एप्पल लगता है, उसमें ज्यादा एप्पल लगता है। तो जो किसान होते हैं, सेब के किसान, सेब उगाने वाले, वो क्या करते हैं, खूब ऑक्सीजन छिड़कते हैं। ऑक्सीजन छिड़कने से क्या होता है कि ये मेरी एपिकल मेरी स्टेम ज्यादा बड़ा होता है और लेटरल स्टेम तो बढ़ेगा नहीं, तो छोटा छोटा तना रहेगा, ये छोटा छोटा स्टेम रहेगा, और छोटा छोटा स्टेम रहेगा तो क्या होगा, सेब ज्यादा फलेगा, क्योंकि सेब छोटे तने में ज्यादा फलता है। तो वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ऑक्सीजन मिलता है बाजार में, सिंथेसाइज ऑक्सीजन हमें बाजार में मिलता है। चलिए इसमें तो जिब्रेलिन अगर छिड़क दोगे तो जिब्रेलिन क्या करेगा, इसे बड़ा कर देगा, तो सेब वाला कभी इसे नहीं छिड़केगा। आप याद रख सकते हैं सेब वाला एग्जांपल से। तो ऑक्सीजन मेन स्टेम को बड़ा कर रहा है, एपिकल मेरी एपिकल स्टेम को बड़ा कर रहा है, और जिब्रेलिन सब एपिकल स्टेम को। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट दिया गया, नेक्स्ट है कि दे कॉज इलोंगेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेम इन रोजेट प्लांट्स। रोजेट प्लांट्स, अब यहां देखिए रोजेट प्लांट्स क्या होता है। अब देखिए कई बार आप देखोगे कि पौधा जब बड़ा हो रहा होता है तो आप देखोगे कि उसका ऐसे स्टेम बड़ा होता जाता है और उसमें से डालियां निकलती हैं और वो फिर बड़ा होता है, जनरल ग्रोथ ऐसा ही। लेकिन कई बार आप देखोगे कि पौधा लंबाई में कम बढ़ता है और उसके टिप पे खूब पत्ता हो जाता है, खूब पत्ता हो जाएगा, यानी कि स्टेम का लेंथ नहीं बढ़ रहा है अब, और उसके टॉप पे पत्तों का एक सर्कल बन जाता है, खूब पत्ता सब। यानी कि प्लांट में आप देखोगे कि जल्दी जल्दी नोड आने लगेगा, जल्दी जल्दी नोड आने लगेगा। नहीं समझे बात? यानी कि पौधा ऐसे, इसको मिटाते हैं, देखिए आप, ये पौधा है तो आप देखोगे इसके टॉप पे खट 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 नोड आने लगा, तुरंत तुरंत नोड है, तुरंत तुरंत नोड है। पौधा अब बड़ा कम हो रहा है, नोड्स ज्यादा निकल रहे हैं इसमें, और खूब इसमें पत्ता लग जाएगा, खूब पत्ता रहेगा इसमें, खूब पत्ता एक दूसरे में एकदम चिपका हुआ लगेगा, जैसे प्लांट में क्या हो गया, नहीं हो गया, बड़ा हो ही नहीं रहा होगा, खूब पत्ता इसमें एकदम हर जगह पत्ता पत्ता, ऐसा टाइप का स्टेम हो जाता है। ऐसे प्लांट को कहा जाता है रोजेट प्लांट्स। या कई आप इसको एग्जाम्पल में आपको देखना है ना, तो ये देखिए ना, आपने एलोवेरा देखा होगा, एलोवेरा क्या होता है, एक ही जगह स्टेम थोड़ा सा निकलता है, उसमें से खूब पत्ते निकले रहते, वैसे प्लांट्स को कहा जाता है रोजेट प्लांट्स। समझ गए? तो रोजेट प्लांट्स के को लंबा करेगा, इलोंगेट करेगा कौन, जिब्रेलिन्स। समझ में आया? तो रोजेट प्लांट मिलनी मेरा बात है, बिल्कुल सही बात है। इंटरनोड को बड़ा करेगा तो ऑब्वियस है ना कि ये लंबा हो जाएगा। समझ गए ना बात? तो ये सारी बातें हैं। और नेक्स्ट दिया कि दी ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन पोमेसियस फ्रूट्स। पोमेसियस फ्रूट्स में ये क्या करता है, पार्थेनोकार्पी को बढ़ावा देता है। पार्थेनोकार्पी क्या है वो तो समझ ही गए आप, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन। लेकिन होता है पोमेसियस फ्रूट, क्या हुआ देखिए, पोमेसियस फ्रूट मतलब हुआ एप्पल फैमिली, सीधी सी बात, एप्पल फैमिली। क्या होता है एप्पल फैमिली? एक ऐसा फ्रूट जिसके सेंटर में छोटे छोटे बीज का एक रीजन होता है और चारों तरफ गूदा होता है, ऐसे फ्रूट को कहा जाता है पोमेसियस फ्रूट। अब सेब देखे हैं ना, तो सेब में क्या होता है, बीच में बीज होता है, थोड़ा सा दूर में काले काले बीज सारे के सारे, और उसके चारों तरफ क्या होता है, फल का गूदा होता है, उसमें बीज नहीं होता है। जैसे तरबूज खाइएगा तो उसमें क्या होता है, बीज हर जगह होता है। लेकिन पोमेसियस फ्रूट में क्या होता है, बीज कुछ ही दूर में होता है, उसके चारों तरफ उसका गूदा होता है, उसे कहा जाता है पोमेसियस फ्रूट। तो पोमेसियस फ्रूट के अंदर, यानी एप्पल, आप याद रखें, एवोकाडो, एवोकाडो में भी ऐसा होता है। एवोकाडो जानते हो ना, एवोकाडो में भी बीच में बीज होता है, चारों तरफ ये होता है। तो जो भी पोमेसियस फ्रूट हैं उसमें अगर पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करना है तो आप किसकी मदद लोगे, जिब्रेलिन की मदद लोगे। तो आई होप आपको जिब्रेलिन की सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अब हमें देखना है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन पे बात करते हैं। देखिए अब तक हमने दो हार्मोन देख लिया, ऑक्सीन और जिब्रेलिन। ऑक्सीन भी सेल इनलार्जमेंट को बढ़ा रहा था और सेल डिफरेंशिएशन को, जिब्रेलिन भी सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन। एंड अब हमें एक ऐसा हार्मोन चाहिए जो सेल डिवीजन को भी तो बढ़ावा दे। तो आप अनुमान तो लगा ही सकते हैं, साइटोकाइनिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन जो किसे प्रमोट करेगा, सेल डिवीजन को। देखिए दिस प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स, यानी सेल डिवीजन को बढ़ावा कौन देगा, साइटोकाइनिन। ओके नेक्स्ट, ये मॉर्फोजिनेसिस में एक वाइटल रोल प्ले करता है, ध्यान से सुनिएगा। साइटोकाइनिन सबसे पहली बात प्रमोट सेल डिवीजन,
एकदम सिंपल सा बात, इस पे कोई ज्यादा बात करनी नहीं है। दूसरा, ये मॉर्फोजेनेसिस को बढ़ावा देता है, यानी दे प्रमोट मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट्स। व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोजेनेसिस? मॉर्फोजेनेसिस मीन्स प्लांट के अलग अलग पार्ट को अलग अलग शेप देना, यानी प्लांट के अंदर जो भी, जैसे फ्रूट्स, फ्लावर, स्टेम, लीव्स, सबका शेप अलग अलग है ना, सब देख के पता चलता है ना अलग अलग है। तो ये होगा मॉर्फोजेनेसिस, यानी सारे पार्ट्स का अलग अलग पता चलना, दिखना, इसी को कहा जाए मॉर्फोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है, लीव का अलग बनना, स्टेम का अलग बनना, फ्रूट का अलग बनना, फ्लावर का अलग बनना, ये है मॉर्फोजेनेसिस। और इसे प्रमोट करता है कौन? साइटोकाइनिन। तो नेक्स्ट पॉइंट साइटोकाइनिन में है कि दे प्ले वाइटल रोल इन मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट्स अलोंग विथ ऑक्सिन, यानी ऑक्सिन के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सिन के साथ मिलकर ये मॉर्फोजेनेसिस ऑफ प्लांट को प्रमोट करता है। ओके, और मॉर्फोजेनेसिस क्या है? अलग अलग प्लांट पार्ट का अलग अलग बनना, दिखना। ओके, दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स, यानी कि ये सीड्स और बर्ड्स के डोरमेंसी को तोड़ने में मदद करता है। जिबरेलिन भी कर रहा था, ये भी डोरमेंसी तोड़ने में मदद करता है। दे डिले एजनिंग इन लीव्स, यानी ये लीव्स के एजनिंग को डिले करता है, यानी पत्ते को झड़ने से रोकता है। लीव्स के एजनिंग को देखते होंगे आप, पौधे के पत्ते क्या होते हैं? पीले पड़ जाते हैं और फिर झड़ जाते हैं। तो अगर आप साइटोकाइनिन छिड़क दोगे तो पत्ते जल्दी नहीं झड़ेंगे, और पत्ते के झड़ने को बायोलॉजी में कहा जाता है एब्सेशन। एब्सेशन को ये डिले करेगा, यानी पत्ते को झड़ने से रोकेगा। क्यों इसे रोकेगा ये? देखिए, पत्ते कब झड़ते हैं? ये होता क्या है, जो एस्टोमाटा होता है ना लीव्स के अंदर, उसका ओपनिंग क्लोजिंग होता है। तो अगर किसी पत्ते का एस्टोमाटा खुल रहा है और बंद हो रहा है रेगुलरली, स्मूथली, तो वो नहीं झड़ेगा, वो पीला नहीं पड़ेगा। वो पीला कब पड़ता है? जब एस्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग बंद हो जाता है, क्योंकि जब तक रिस्पायरेशन हो रहा है पत्ता मरेगा नहीं, और पत्ता मरेगा नहीं तो पत्ता झड़ेगा नहीं। समझ गए ना? तो साइटोकाइनिन क्या करेगा? प्रमोट करेगा ओपनिंग ऑफ एस्टोमाटा को, यानी एस्टोमाटा के ओपनिंग को वो प्रमोट करेगा। देखिए लिखा हुआ है कि दे प्रमोट ओपनिंग ऑफ एस्टोमाटा एंड डिले द एजनिंग इन द लीव्स, यानी एस्टोमाटा के ओपनिंग को प्रमोट करता है और लीव्स के एजनिंग को क्या करता है? क्या करता है? डिले करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लाइफ को बढ़ाता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, आप देखते होंगे कि आम, जैसे आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है, तो किसान क्या करता है ना, जब फल आ जाता है तो वो एक दवाई छिड़कता है कि फल गिर नहीं जाए। वो सच में क्या छिड़कता है? साइटोकाइनिन छिड़कता है। साइटोकाइनिन फ्रूट और वेजिटेबल के लाइफ को इंक्रीज कर देता है, यानी कि उसे जल्दी पौधे से गिरने नहीं देता, उसके एब्सेशन को रोकता है और उसे लंबे समय तक मतलब हरा रखता है, उसको पकने भी नहीं देता है। जैसे सब्जी रहा तो जुआ जाता है ना, जुआना समझते हो ना, मैच्योर हो जाना, उसमें से बीज आ जाना, तो वो रोकता है, और फ्रूट को वो पकने से भी रोकता है, यानी लंबे समय तक उसके लाइफ को बढ़ा देता है। कौन? साइटोकाइनिन। तो दे इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ वेजिटेबल्स। अब आपको नहीं सर हम फ्रिज में डाल के कर लेंगे, फ्रिज में डाल देंगे तो काम हो जाएगा। फ्रिज उरीज की बात नहीं भाई, सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, यानी पौधे के अंदर ही उसके लाइफ को बड़ा करना, वो काम कौन करता है? साइटोकाइनिन। तो देखिए लिखा हुआ है कि दे इंक्रीज द लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ, यानी ये फ्रूट ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है, यानी फ्रूट के साइज को बड़ा करेगा और उसे पेड़ से गिरने से भी रोकेगा। ये सारे काम किसके हैं? साइटोकाइनिन के। आई होप आपको समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट है हमारा एब्सेसिक एसिड, जो कि हम सेकेंड टाइप में आ गए, इनहिबिटर्स है, यानी कि ये ग्रोथ को रोकने का काम करेंगे। तो एब्सेसिक एसिड में बात करें तो वो एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो डोरमेंसी को प्रमोट करता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है। इससे पहले जितने भी थे वो सारे के सारे क्या कर रहे थे? ये तीनों चीज कर रहे थे ना, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन। लेकिन एब्सेसिक एसिड क्या करेगा? इन तीनों को रोकने का काम करेगा। सेल डिवीजन को भी रोकेगा, सेल डिफरेंशिएशन को भी, सेल इनलार्जमेंट को भी, यानी सबको वो रोकने के लिए बात करेगा, वो सबको रोकना चाहेगा क्योंकि डोरमेंसी इंड्यूस करना है। तो एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो
प्रमोट करता है डोरमेंसी को। दे आर ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, और ये क्या करते हैं, एस्टोमाटा के क्लोजिंग को प्रमोट करते हैं। दे प्रमोट क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा। ये क्या करेगा, एस्टोमाटा कहेगा तुम बंद हो जाओ, एस्टोमाटा को बंद करेगा, एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, यानी दे प्रमोट क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, यानी एस्टोमाटा को बंद करेगा और पत्ते को गिरने को प्रमोट करेगा कि गिर जाओ, एब्सेशन को प्रमोट करेगा। समझ में आया, किसको प्रमोट करेगा, एब्सेशन को। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो दे स्टिमुलेट्स सेंसेज इन लीव्स, यानी कि पत्ते के झड़ने को स्टिमुलेट करता है, और दे प्रमोट डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स, इनहिबिट ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। अच्छा हाँ, एक बात, अगर आप देखोगे कि अगर प्लांट किसी स्ट्रेस में आ गया, अब जरा ध्यान सुनिए, प्लांट स्ट्रेस की बात करते हैं। अगर प्लांट किसी स्ट्रेस में आ गया तो यही वो रीजन है, एबीए ही वो रीजन है कि पत्ते झड़ जाते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, प्लांट अगर किसी ऐसे सिचुएशन में जिंदा है, एक एबनॉर्मल सिचुएशन कहने का मतलब हुआ कि उसके ऊपर में किसी पैथोजन का हमला हो गया, या फ्लड आ गया, या ड्रॉट आ गया, समझ रहे, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, या बाढ़ आ गया, या किसी पैथोजन का हमला हो गया। ये सारे सिचुएशन ऐसे हैं जो प्लांट के लिए एबनॉर्मल सिचुएशन है। प्लांट उसमें ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि प्लांट स्ट्रेस में आ गया, और स्ट्रेस के समय आप देखोगे पौधे के पत्ते जाते हैं झड़। अगर आप बाढ़ आ जाएगा तो देखेंगे पौधे का पत्ता झड़ जाता है, या सूखा पड़ जाएगा तब भी क्या होता है, पौधे के पत्ते ही झड़ते हैं। या अगर मान लीजिए कि कोई पैथोजन का हमला होगा तब भी क्या झड़ेगा, पौधे का पत्ता ही झड़ेगा। तो इन सारे सिचुएशंस में, चाहे वो बायोटिक स्ट्रेस हो या एबायोटिक स्ट्रेस, दो तरह का स्ट्रेस होता है। प्लांट स्ट्रेस दो तरह का होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक मतलब हुआ फ्लड, ड्रॉट, ये सब, यानी कि जो इन्वायरमेंट से आया, समझ रहे हो ना, इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से, वो हुआ एबायोटिक। अब बायोटिक कौन हुआ, जैसे पैथोजन का हमला, बायोटिक, समझ रहे हो ना। तो ऐसे स्ट्रेस के कंडीशन में जो पत्ते झड़ते हैं वो किसकी वजह से झड़ते हैं, एब्सेसिक एसिड की वजह से ही झड़ते हैं। तो ठीक है, तो आप समझ गए। कई बार ओलंपियाड से हमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, तो आपको एब्सेसिक एसिड। जो ही पौधा स्ट्रेस में जाता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एब्सेसिक एसिड, और ये करता क्या है, पत्ते को झड़ने के लिए प्रमोट कर देता है। समझ गए। और कुछ ऐसे सिचुएशंस भी देखे गए हैं जब बहुत कम मात्रा में अगर एब्सेसिक एसिड दिया जाए तो फ्लावरिंग को ये प्रमोट भी करता है। वैसे तो ये सारा काम उल्टा पुल्टा कर रहा है, यानी सब कुछ रोकने का काम कर रहा है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें अगर स्मॉल अमाउंट में एब्सेसिक एसिड दिया जाए तो ये फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। और वैसे प्लांट में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के जो किसान होते हैं, ये याद रखिएगा सारे में जितने प्लांट्स की, अगर आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं और कोई भी हायर एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि स्ट्रॉबेरी उगाने वाले किसान किस हार्मोन का यूज करते हैं, प्लांट हार्मोन का। तो हम आंसर देंगे एब्सेसिक एसिड। क्यों, क्योंकि ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है इन स्मॉल अमाउंट। एक्स्ट्रा है, नोट में लिखा हुआ है। ओके ठीक है, तो ये सारी बातें होगी एब्सेसिक एसिड की। अब हम लोग चलते हैं अगले की तरफ, जो कि हमारा लास्ट प्लांट हार्मोन है, वो है इथाइलिन। तो इथाइलिन क्या करता है, तो इथाइलिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो राइपनिंग ऑफ क्लाइमेटिक फ्रूट में मेन रोल प्ले करता है। जैसे आम का सीजन है, क्लाइमेट वाला फ्रूट, यानी कि जो अलग अलग सीजन में फलता है, जैसे आम हो गया, तो आम के राइपनिंग को कौन प्रमोट करेगा, इथाइलिन। इथाइलिन आम को पका देगा। और एक बात याद रखिए, कोई भी, अब आपको सर पकने का मतलब क्या है, देखो जब कोई भी फ्रूट पकने वाला होता है ना, या कोई भी क्लाइमेटिक फ्रूट पकने वाला होता है, तो उसका रिस्पायरेशन रेट बड़ा तेजी से बढ़ता है। उसका जो रिस्पायरेशन होता है, प्लांट का रिस्पायरेशन रेट, वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और उस रिस्पायरेशन रेट को बढ़ाता कौन है, इथाइलिन, और उसे पका देता है। आया समझ में। तो इथाइलिन प्रमोट राइपनिंग ऑफ क्लाइमेटिक फ्रूट्स, ठीक। इट स्टिमुलेट्स एब्सेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स लाइक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी कि ये फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट, इन सबको क्या करेगा, पौधे से गिराना चाहेगा, यानी उसे एब्सेशन को ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और इट प्रमोट्स येलोइंग एंड सेंसेज ऑफ लीव्स, यानी ये अगर ज्यादा मात्रा में आ गया तो पौधे के पत्ते को ये पीला कर देगा और उसे झड़ने के लिए प्रमोट करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कि दे हेल्प इन ब्रेकिंग इन डोरमेंसी इन बर्ड सीड्स एंड स्टोरेज ऑर्गन। कुछ ऐसे स्टोरेज ऑर्गन है, कुछ प्लांट्स में ये डोरमेंसी को तोड़ने में भी मदद करता है इथाइलिन, कुछ प्लांट्स में, बहुत कम,
ज्यादातर ये ग्रोथ, इसीलिए ग्रोथ इनहिबिटर में। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें इथाइलिन क्या करता है, डोरमेंसी को तोड़ने में भी मदद करता है, हेल्प करता है, तोड़ेगा नहीं, उसमें मदद करेगा। समझ गए? तो ये सारी बातें हो गई। इथाइलिन पे ज्यादा बात हमें करना नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो इथाइलिन पे डिस्कस भी नहीं किया गया। मेन डिस्कस किया गया है ऑक्जीन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। आई होप आप सारे समझ गए होंगे, कोई भी डाउट हो तो पूछिए। अब एक पॉइंट, एक आखिरी बचा हुआ है छोटा सा, कि ऑक्जीन कैसे ट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो देखिए मैं समझाता हूं। देखिए ऑक्जीन आपने अभी तुरंत देखा कि वो किससे भागता है, वो लाइट से दूर भागता है। तो ये मान लो स्टेम है, ध्यान सुनिएगा। और आपने ये भी देखा कि जिस रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। अगर मान लीजिए कि इधर से धूप आ रहा है, इधर से, और पौधा का ये पार्ट है, तो इधर की ओर धूप है, लाइट इधर ज्यादा पड़ रहा है, ऑक्सीजन किस तरफ जमा होगा, इस तरफ होगा कि नहीं होगा, शैडो साइड में ज्यादा जमा होगा ना। इस तरफ ऑक्सीजन जमा हुआ, इधर से धूप है, तो ये पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा, ये पार्ट कम ग्रो करेगा, क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो पौधा जो मुड़ा, पौधे में ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट हुआ, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। और अगर रूट में चले जाओ तो रूट में इस रीजन में ज्यादा जमा हो रहा है ना, तो रूट में भी इस रीजन, अब यहां मान लो कि सॉइल है, अब ये रूट है, अब देखो ये है आपका रूट, ये आपका रूट है। अब इधर से धूप आ रहा था तो इधर की ओर ज्यादा ऑक्सीजन जमा हुआ है, इधर की ओर कम ऑक्सीजन। तो आप याद कीजिए रूट में क्या अपोजिट इफेक्ट है, जिस रीजन में कम है वहां ज्यादा ग्रो होगा, तो रूट में ये रीजन ज्यादा बढ़ेगा और ये रीजन कम बढ़ेगा, क्योंकि इस रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा है। तो ये कम बढ़ा, ये ज्यादा बढ़ा, तो ये इधर मुड़ जाएगा। तो यानी ये जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, और शूट जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, रूट जो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑक्सीजन। आया समझ में कैसे? अब मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं, जियोट्रॉपिज्म कैसे। तो आपने देखा था जियोट्रॉपिज्म में क्या होता था, शूट निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता था और रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी रूट चला जाता था ग्रेविटी की ओर और शूट ग्रेविटी के अपोजिट। अब मान लो पॉटेड प्लांट को आपने ऐसे दिया लेटर, देखिए अब ये पौधा ऐसा, अब इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, तो ऑक्सीजन किधर की ओर जमा होता है, जिधर ग्रेविटी होता है, तो ऑक्सीजन नीचे वाले रीजन में जमा होगा, रूट शूट में नीचे वाले रीजन में जमा हुआ, और इसमें ऑक्सीजन कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, और जिधर ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्रो करेगा, और ये ज्यादा ग्रो करेगा तो ये इधर मुड़ जाएगा। आया समझ में? और रूट में अगर बात करो, ये है रूट, यहां तक सॉइल है, इसमें रूट आ गया, तो इसमें क्या होगा, इधर ज्यादा है, ग्रेविटी की ओर ऑक्सीजन ज्यादा है, इस रीजन में ज्यादा है, इस रीजन में कम है, तो रूट में तो अपोजिट इफेक्ट होता है, जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो कम बढ़ेगा, तो ये कम बढ़ेगा, ये ज्यादा बढ़ेगा, तो ये नीचे मुड़ जाएगा। आया समझ में? तो जियोट्रॉपिज्म को भी कौन कंट्रोल किया, ऑक्सीजन। अब अगर आप थिग्मोट्रॉपिज्म देखो, टच के लिए टेंड्रिल्स लिपट जाती हैं चारों तरफ, तो ये मान लो टेंड्रिल है और ये मान लो कि सपोर्ट है, तो यहां टेंड्रिल सटा, तो आपने क्या देखा, टच से दूर भागता है ऑक्सीजन, तो ये जो अगर सटा तो ऑक्सीजन इस वाले रीजन में ज्यादा आ जाएगा, इस रीजन में कम होगा। तो टेंड्रिल तो शूट में ही होता है ना, रूट में थोड़े टेंड्रिल होता है भाई, किसमें होता है, शूट में होता है। तो इधर की ओर ज्यादा ऑक्सीजन आया, इधर की ओर कम, तो ये क्या होगा, ऐसे लिपट जाएगा, क्योंकि ये रीजन ज्यादा बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, तो ये ऐसे लिपट जाएगा, और ऐसे करके ये इस पे लिपट जाएगा। तो यानी जो भी ट्रॉपिक मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, ऑक्सीजन का। आई होप आपको समझ में आ गया हो सारी चीजें। कोई भी डाउट हो बुक में पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी आपके पास अवेलेबल है, यानी तो पीडीएफ जो भी होता है आप पढ़ लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो पूछिए। बहुत लंबा सा लेक्चर हो गया, लेकिन आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी अगर कहीं भी डाउट हो, किसी भी हार्मोन में कुछ भी, कोई कंसेप्ट, कोई पॉइंट, नोट में वैसे सारी बातें बड़े अच्छे से लिखी गई है, नोट को ध्यान से पढ़ेंगे और लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, सब चीज समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप बिना किसी हेजिटेशन के प्रॉब्लम पूछिए, या तो कमेंट सेक्शन में, या नहीं तो आपका जो व्हाट्सएप डेस्क है उसमें, दोनों के लिंक, कमेंट सेक्शन तो डायरेक्टली वीडियो के नीचे ही है, और प्रॉब्लम डेस्क का जो है वो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और प्रॉब्लम पूछिए। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट डे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल से स्टार्ट करेंगे। प्लांट में इतनी ही बातें हमें पढ़नी थी। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।